हेलो दोस्तों, गुड से आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बोला सर, मैं यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो करेंगे। लेकिन ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है ये प्रीवियस ईयर्स का है, यानी कि पिछले साल का है। तो हम लोग उसको करेंगे। जो हिस्ट्री का ही सारे क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन से पूछा भी जाता है आपका। तो हम लोग पिछले साल वाले करेंगे। इसके बाद मैं और भी इतिहास का कुछ जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो इससे पहले का भी प्रीवियस ईयर्स का मैं करूँगा। इसलिए कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो हमेशा प्रीवियस ईयर्स से ही क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो मैं आज जो करा रहा हूँ वो मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 का है। और दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी विलम्ब से हो रही है। उसके पीछे कुछ रीज़न भी था, लेकिन वो रीज़न आपको 24 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो दोस्तों, करते हैं हम। यदि आप लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो 11th का एग्ज़ाम होने वाला है उससे सारे जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हम इस चैनल में डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएगा। तो करते हैं आज हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन जो मॉडल प्रश्न पत्र पे दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। तो आप लोगों को पता होगा कि मेसोपोटामिया जो नाम है वो यूनानी भाषा से बना हुआ है। वो कौन भाषा से बना हुआ है? यूनानी भाषा से बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने बेबीलोन को जो जीता था वो जीता था 331 ईसा पूर्व। दोस्तों, आपको पता है सिकंदर जो कि पूरे विश्व जीतने की लालसा पे आए हुए थे भारत, लेकिन 326 की घटना है, वो वापस भी गए थे और मृत्यु भी उनकी हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिनारियस क्या था। तो दिनारियस जो था वो था आपका चांदी का सिक्का। वो क्या था? चांदी का सिक्का था। वो क्या था? आपका चांदी का सिक्का था। इसको हम कट कर देते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता जो है वो अगस्टक को कहा जाता है। अरे भाई, किधर चला गया? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के जो पिता है किसे कहा जाता है, तो उसे हम लोग अगस्टक यानी कि हेरोडोटस को बोलते हैं। अगस्टक को नहीं बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था ना, वो था अगस्टस। इसी का नाम था ऑक्टेवियन। दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। अगस्टक था, इसी का नाम था। बचपन में पूछा जाता है इसका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का इसका नाम था अगस्टस। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँवों को क्या कहते हैं। पहाड़ी की चोटी पे बसे गाँवों को क्या कहा जाता है, तो उसे कैस्टेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है, कैस्टेला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकाइटस से क्या तात्पर्य। इकाइटस ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इकाइटस जो है वो क्या है। तो अश्वरोही, अश्वरोही जो सैनिक हुआ करता था ना, उसको कहा जाता था इकाइटस। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल, कल नहीं होना चाहिए, काल होना चाहिए। ये कल जो है वो कल नहीं, वो काल होनी चाहिए। जो कल लिखा हुआ है ना, वो कल नहीं होनी चाहिए, वो होना चाहिए था काल होनी चाहिए, है ना। काल होनी चाहिए। कब से कब तक चला? तो ये चला था आपका 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, यानी जो ए नंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो आपका ये राइट आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, गिर युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो गिर युद्ध से आप क्या समझते हैं? गिर युद्ध का क्या मतलब होता है? अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना ही गिर युद्ध कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें चले जाएंगे, मैं इधर में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो बताना है कि बर्बर जो शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो वो हुई है आपका यूनानी भाषा से।
कौन सी भाषा से हुई है? तो यूनानी भाषा से हुई है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ होता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भूमि का टुकड़ा, जर्मन में फ्यूड कहा जाता है उसको, जर्मन में फ्यूड कहा जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भूमि का टुकड़ा, यानी कि ये आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद का क्वेश्चन है यायावर मूलतः थे, यानी क्या थे, कौन थे, यायावर कौन थे, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो क्वेश्चन आपका है यायावर मूलतः कौन थे। तो यायावर जो थे वो एक घुमक्कड़ थे। कौन थे? घुमक्कड़ थे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? ये भी मंगोलिया के शासक थे और बड़ी खतरनाक शासक थे बच्चों। आप लोग जान रहे होंगे, पढ़े होंगे बुक में तो, कि एक घटना हुआ था, उसमें हमको याद आ रहा है कि उस घटना में क्या हुआ था कि उनके कोई साथी को मार दिया जाता है। तो जिस जगह से उसको, इसके साथी को मारा जाता है ना, उसके उस जगह के पूरे जगह को तहस नहस कर दिया जाता है। मैंने भी पढ़ा था तो याद आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कहानी को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा एक डायलॉग मारा गया था कि उस गांव को ऐसे विनाश करना है, ऐसे विनाश करना है कि उस गांव में खेती किया जा सके। यही जो चंगेज खां है इन्होंने ही कहा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्या कह रहा है। मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी? इनाना जो थी वो किसकी देवी का प्रतीक माना जाता था? तो वो प्रेम और युद्ध के देवी का प्रतीक माना जाता था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है मैनर क्या होता है। तो मैनर जो होता है वो लॉर्ड के घरों को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि लॉर्ड के घर जो होते थे ना, उनके घरों को मैनर कहा जाता था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो थी तिलाक्षर लिपि। आपको पता होना चाहिए वो कौन सी लिपि थी। वो लिपि थी तिलाक्षर लिपि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। टिथ क्या था? टिथ क्या था? तो टिथ जो था वो एक तरह का कर था। टिथ क्या था? एक तरह का कर था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो आपको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1790 में, आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो 1790 में हुई थी, 1790 में हुई थी, और 3 वर्गों में उनको बांटा गया था। एक आप लोग पढ़े होंगे पादरी वर्ग, एक सामंत था, एक मध्यम वर्ग था, जो उसी को मध्यम वर्ग कहा गया, अभिजात वर्ग जिसको कहा जाता है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ आपका क्वेश्चन में है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में आते थे। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, तो 3 श्रेणी तो रखा ही गया था, जो किसान, छोटे छोटे किसानों को रखा गया था। तो द्वितीय श्रेणी जो था ना, यही तो प्रथम श्रेणी में पादरी वर्ग आते थे, जो चर्च वगैरह में जो राजा महाराजा लोग उस टाइम रहा करते थे वो लोग आते थे। और जो द्वितीय श्रेणी में आता था अभिजात लोग, वो द्वितीय श्रेणी में आता था, जिसको हम लोग मध्यम भी बोल सकते हैं। तो 3 वर्ग में तो बांटा ही गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पूछा भी जाता है मेरे दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, या फिर बंधुत्व बोल सकते हैं। तो ये भी याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो वर्तमान में जो फ्रांस में सरकार है वो बिल्कुल गणतंत्र है। अभी कोई राजतंत्र नहीं है और कोई तानाशाही नहीं है, बिल्कुल अभी गणतंत्र है। तो गणतंत्रीय सरकार है, आप याद रखें। द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया? द लास्ट सफ़र चित्र जो है वो किसने बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया। तो ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि लास्ट सफ़र को अंतिम भोज, मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखें इसको, अंतिम भोज मैं तो लिखने का प्रयास करता हूँ। अंतिम यानी भोज, इस नाम से भी जाना जाता है। तो
कभी कभी ये दे देगा कि अंतिम भोज क्या था। अंतिम भोज जो है उस कौन, मतलब किसका रचयिता है ना, रचने वाला कौन है, ऐसा भी, या चित्रण करने वाला कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो या द लास्ट सफ़र, दोनों में से कोई भी एक रहे। तो आप याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। ये जो ए नंबर आंसर है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है? ईस्टर क्या था? तो ईस्टर जो था ना, वो ईस्टर जो था, तो मैं बताता हूँ ईस्टर क्या था। ईस्टर जो था वो था ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ऐसा माना जाता था ईसाई धर्म में ईस्टर शब्द को। ये जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक की जो पुस्तक है, उस पुस्तक की जो रचना किया था वो बर्कहार्ट ने किया था। को याद रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो द प्रिंस नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने किया था? वो क्या था? मैकियावेली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। नाइट्स कौन थे? नाइट्स जो थे वो कौन थे? तो नाइट्स जो थे ना, वो घुड़सवारी थे। घुड़सवारी सैनिक जो हुआ करता था, वही नाइट्स थे। ये नाइट्स थे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है छापे खाने का निर्माण किसने किया? तो बहुत सारे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे, 9 क्लास में भी ये था। छापे खाने का जो आविष्कारक था वो था गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इसाबेला द स्टे कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसाबेला द स्टे कौन थी? तो ये मंटुआ राज की रानी थी। मंटुआ राज की रानी थी, याद रखना है इसे, मंटुआ राज की रानी थी। इसी को इसाबेला द स्टे है ना कहा जाती, मतलब ये उस वहाँ की रानी रह चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हुई थी वो 1921 को। आप याद रखें, 1921 को चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो है वो आपका न्यूटन जो है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा न्यूटन, तो इसी के द्वारा ये रचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो किसने यह घोषणा किया था? तो ये जो घोषणा था वो था मेरे दोस्तों कोपरनिकस का। मैं इसे बगल में कर देता हूँ, कोपरनिकस का था। उसके बाद का जो है क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया? तो ये जो आंसर होगा इसका आंसर सी होगा। मैं इसे थोड़ा इधर ही कर देता हूँ। नाम है इग्नेशियस लोयोला, ये नाम है इग्नेशियस लोयोला, जो कि इसका राइट आंसर होगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मार्टिन लूथर किस देश की निवासी था? किस देश का निवासी था बताना है। मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो रेड इंडियन जो थे वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। आपको याद रखना है वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। उसके बाद का क्वेश्चन है ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी?
क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो मेरे दोस्तों, इस बुक के आधार पर ये तो 1781 दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें कंफर्म हो जाइएगा कि अमेरिका की जो आज़ादी है वो 1700 यानी 1776 माना जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा सर्च उर्च भी कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन इस बुक में या बुक के आधार पर आप जाओगे तो ये 1781 आंसर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन के आधार पे। लेकिन हमारा जो आंसर राइट होगा वो होगा 1776। अगला जो क्वेश्चन है, कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो कैनबेरा को जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाई गई थी ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो 1911 है ना, 1911, ये 1911 जो है यही है कैनबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है और बनाया गया था 1911 को। तो पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन में एक आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो जापान में जो मेजी पुनर्स्थापना हुई थी ना, वो 1867 से 68, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 1867 से 68 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो शिंकानसेन जो है ना, जापान में शिंकानसेन बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो शिंकानसेन नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बुलेट ट्रेन, और जापान में इसको शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है। तो जो बुलेट ट्रेन है ना, यही बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है जापान में। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? 37 जो है वो कह रहा है आधुनिक, यानी कि वर्तमान जो आज की चाइना देख रहे हैं वो शुरुआत जो आधुनिक का शुरुआत हुआ था, तो उस टाइम पे जो संस्थापक था चाइना का वो कौन था? तो आधुनिक जब स्टार्टिंग हुआ, शुरू हुआ, तो उस टाइम पे सन्यात सेन थे। आप इसे याद रखें, सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? राष्ट्राध्यक्ष लिखा हुआ है, कौन थे? तो ये भी आपका सन्यात सेन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? वर्का शीर्ष क्या है? वर्का शीर्ष क्या है? आपने हिस्ट्री का पढ़ा होगा, उसमें आपको एक वर्का शीर्ष, एक स्त्री का सिर का फोटो मिलता होगा ना, उरुक नगर का, मतलब कुछ दिया होगा, मेसोपोटामिया शहर में दिया होगा, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा, तो उसमें एक स्त्री था, उसका सर था, उसका भौंरा सब और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें का तो वर्णन किया हुआ था। तो मतलब उसके जो चित्रण था ना, उस चित्रण का वर्णन किया हुआ था, जो सर से, मतलब कि नहीं बोलते, गर्दन से ऊपर, यानी गर्दन से ऊपर के बारे में जो भी वर्णन किया हुआ था वही था, वो एक वर्का शीर्ष उसी को कहा गया। तो वो क्या था, पूछ रहा है ये क्या था? तो स्त्री का ही एक सिर था। क्या था? वो एक स्त्री का सिर था। ये याद रखना है, क्योंकि वो ये आपका जो हिस्ट्री बुक है उसमें एक चित्रण सहित आपको वर्णन किया गया है। तो आप थोड़ा सा ये याद रखें, है ना। और ये कहाँ से मिला था, कभी कभी पूछता है कि वर्का शीर्ष की जो चित्रण या मूर्ति, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कहाँ से मिला था? तो आप याद रखें कि उरुक नगर से आपको मिला था ये। तो आप थोड़ा सा इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपका 40 ही क्वेश्चन आएगा, तो 40 ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? यानी कि मेसोपोटामिया जो है किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। क्वेश्चन कभी कभी इसको चेंज करके पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया जो है किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है दलजा एवं फरात जो है ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों तक भी चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, हो सके तो आपके हिंदी इलेक्टिव होंगे तो हिंदी इलेक्टिव लाने वाले हैं, पॉलिटिकल लाने वाले हैं, या फिर इंग्लिश लाएंगे, लेकिन आपके लिए हम बहुत जल्द फिर वीडियो लाने वाले हैं।